अब देखिए वही मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट करा उसको एक्सप्लेन भी करा, मतलब उसी तरह से उनका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं कि उन्होंने रिप्रेजेंट राउंड कैरेक्टर को इससे कैपिटल आर से करा। कैपिटल का मतलब वो डोमिनेंट है, स्मॉल का मतलब वो रिसेसिव है, तो उसी को वो वैसे ही शो कर रहे हैं। एंड देन हम लोगों ने क्या देखा कि उन्होंने जो है इन्हीं के बीच में क्रॉस कराया एंड उनको क्या मिला कि डोमिनेंट जो है वो येलो है एंड रिसेसिव क्या निकला हमारा, ग्रीन निकला, और सारे के सारे सीड निकले येलो राउंड हमारे F1 के केस में। पर F2 के केस में जब हमने सेल्फिंग कराई तो उसमें रेशियो में बहुत अलग मिला, वो था 9:3:3:1। ये एक तरह से आप कह दीजिए कि उन्होंने रिसेसिव करेक्टर के भी शो करा पर कुछ डोमिनेंट भी शो करे, जिसमें अब रिसेसिव कैसे हुआ जब वो होमोजाइगसली प्रेजेंट थे, पर आप जब ये देख रहे कि उसमें कुछ में कि उसके जो भी रिसेसिव के जीन भी प्रेजेंट रहेंगे, पर वो शो क्या करेंगे, ये फिनोटाइप है। फिनोटाइप रेशियो हमारा 9:3:3:1 निकला है, याद रखिए। बट जीनोटाइप है यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड निकलता है हमारा। ये जो भी है ये इतना ज़्यादा वैसे हमारा डिटेल में इतने से नहीं पूछते, बट हम इसके जो फिनोटाइप है उसको ज़्यादा अभी स्टडी करते हैं, क्योंकि जीनोटाइप इसमें अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो वही इसको डाई हाइब्रिड जो है रेशियो हमने बोला 9:3:3:1। अब जो रिजल्ट था डाई हाइब्रिड क्रॉस का वो चेकर बोर्ड, यही फ्यूनेट स्क्वायर जो हमने स्टडी करा था उससे निकलता है। और ये क्या शो करता है कि जो कैरेक्टर हैं हमारे वो इंडिपेंडेंट निकलते हैं। मतलब आपने क्या देखा कि एक जो जैसे देख लीजिए आपका हाइट का जो भी कैरेक्टर होगा वो इंडिपेंडेंटली निकलेगा, वो उस पर डिपेंड नहीं करेगा कि वो फ्लावर का कलर क्या है। यहाँ के केस में क्या था कि जैसे आपने देखा कि सीड का कलर था येलो एंड ग्रीन, तो उन दोनों का निकलना ना, उन दोनों का कि येलो ग्रीन और किस में जाएगा, वो कैसे निकलेगा और कहाँ जाएगा, वो दूसरे कैरेक्टर मतलब कि वो रिंकल है, सीड का शेप या राउंड है, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। वो दोनों इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट आउट हो जाएंगे। जैसे फर्स्ट टाइम देखा था हमने गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे दोनों सेग्रीगेट आउट होते हैं इंडिपेंडेंटली। इसके केस में भी क्या है, इसके केस में जो हम है वो दो अलग अलग कैरेक्टर की बात कर रहे हैं। उसमें हम देख रहे थे कि उसके हाइट में जो भी था वो टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस की बात कर रहे थे जब वो कैरेक्टर पूरा स्पेसिफाई कर रहा था। पर इसके केस में हम क्या देख रहे हैं कि दो अलग अलग कैरेक्टर देख रहे हैं कि वो दोनों डिपेंड नहीं कर रहे हैं एक दूसरे के, मतलब कि वो एक दूसरे मतलब कैसे अलग कैसे होंगे, वो किस में जाएंगे, किस वाले सीन मतलब अपना कहाँ पे जाएंगे, अपना कैरेक्टर वो जो होगा वो शो करेंगे, तो वो दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो इसी से उन्होंने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी जो है एक तरह से एक्सप्लेन करा। एंड ये थर्ड लॉ बना हमारा। यहाँ पे सीड कलर, और यहाँ पे हम बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि कई बार हो सकता है कि हम जो सीड कवर होता है वो कौन कैसा होगा, वो आपका किस तरह से होगा। एंड कई बार हम लोग बहुत अलग अलग चीज़ों के बारे में जैसे कर सकते हैं कि जो आपके लीव्स निकलते हैं वो कैसे निकल सकते हैं। तो ये जो भी दो तीन अलग अलग जो आपको कैरेक्टर दिख रहे हैं ना, इन दोनों का जो भी इनहेरिटेंस होगा वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करेगा। वहाँ पे हम एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के जो है कैरेक्टर की बात कर रहे थे, यहाँ पे हम पूरा कैरेक्टर की ही बात करते हैं। तो उसी से ये नेक्स्ट जनरेशन इंडिपेंडेंटली जाता है। और ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन सेग्रीगेशन ऑफ अ मेंबर ऑफ अ पेयर ऑफ एलील इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सेकेंड पेयर ऑफ द एलील। तो वही इसी की बात हो रही है। इस सेग्रीगेशन के टाइम पे मेंबर ऑफ पेयर ऑफ एलील इज इंडिपेंडेंट, तो वो आपने देखा ना जैसे कि इंडिपेंडेंट ऑफ द सेग्रीगेशन ऑफ द अदर पेयर ऑफ एलील।
तो ये दोनों अलग अलग, ये दोनों इंडिपेंडेंटली ही आप कह सकते हैं सेग्रीगेट आउट होते हैं, ये किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करेंगे। देखिए आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये एक तरह से पेरेंटल क्रोमोसोम पेयर आपको दिख रहा होगा, एंड देन इसकी कॉपी बनी, मियोसिस जब होती है तो इसकी कॉपी बनती है, देन फर्स्ट पेयर स्प्लिट हो जाएगा, एंड देन सेकेंड जो है इसमें आप देखिए ये हाफ हो जाते हैं। तो इसी की वजह से जो हम लोगों में जो कैरेक्टर आते हैं वो बोथ पेरेंट्स और मदर दोनों से आए होते हैं। पर ये जो पेरेंटल जो शेल भी रहते, जैसे हमारी मदर के बारे में बात करें तो उनमें भी जो जीन्स रहेंगे वो उनके मम्मी पापा से आए होंगे, और उनके भी जो मम्मी पापा होंगे उनमें अलग से। तो ऐसे देख रहे हैं आप कितना ये जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होती है, फिर भी हमें रिकॉम्बिनेंट मिलती है, क्योंकि यहाँ पे जो है आप कहते हैं कि मियोसिस में जो है आपको एक चीज़ मिलती है, वो है क्रॉसिंग ओवर। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, इस टाइम जब हमारी जो फर्स्ट डिवीज़न नहीं हुई होती है, उसी से पहले ही जो आपके होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं आपके, वो क्रॉसिंग ओवर करते हैं, एंड देन उसी से हमें जो है न्यू रिकॉम्बिनेंट मिलेगा, एंड देन वो रिकॉम्बिनेंट यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो हमें एक तरह से एक ही अलग सेट ऑफ जीन ही मिलेंगे। इसी की वजह से हम लोग बहुत ही अलग होते हैं, रिलेटेड भी होते हैं बट अलग भी होते हैं, क्योंकि रिकॉम्बिनेंट हमें होता है, और ये एक तरह से हमारे सर्वाइवल के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ताकि आप देखिए ना, अगर हम सब सेम रहे और कुछ भी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हम सब के सब जो है एक्सटेंट हो जाएंगे। कुछ ना कुछ वेरिएशन रहनी चाहिए ताकि स्पीशीज़ जो है वो आगे तक मतलब चलती रहे, वो ख़त्म ना हो जाए। तो आज हम मेंडलिज्म के बारे में बात करेंगे। मेंडलिज्म हम जो मेंडल्स ने लॉ दिए थे और प्रिंसिपल मतलब जो उन्होंने बनाए थे, वो उन्हीं को हम मेंडलिज्म का नाम दे देते हैं। तो द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग वो पुट फॉरवर्ड बाय जॉर्ज जॉन मेंडल। तो जो प्रिंसिपल थे इनहेरिटेंस के, वो किसने मतलब पुट फोर्थ करे, किसने इंट्रोड्यूस करे? जॉर्ज जॉन मेंडल ने। बट ये अनरिकग्नाइज रहे, ये किसी ने भी जो है पहचानी नहीं, ये चीज़ किसी ने भी सीरियसली नहीं ली। पर जब तीन ग्रेट साइंटिस्ट हमारे डी वेरेस, कॉन्स एंड स्ट्रेचमार्क्स ने जो आपके इन्होंने इन चीज़ को जब रीडिस्कवर करा, तो ये जो मेंडल ने जो कंट्रीब्यूशन दिया था तब उसको लोगों ने रिकॉग्नाइज करा था, पर वो बहुत बाद में था। और मेंडल्स के जो तीन लॉ दिए थे उन्होंने, ये लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, एक तरह से ये ट्रू साबित हुई। तो जो हमारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ मेंडलिज्म है वो क्या है कि जो फाउल एग्स हैं वो प्रोड्यूस ना हो ज़्यादा, और जो हॉर्स की ब्रीड है, डॉग्स की जो भी ब्रीड है वो सही हो, जो हमारी फसल जो क्रॉप है वो अच्छी बने, और जो डिजीज़ होती है कई जगह मतलब काफ़ी जगह में, वो भी हमें उससे भी रेजिस्टेंस हो, उससे भी छुटकारा मिले। एंड जो भी है हम ब्रीड जो है बहुत अलग अलग टाइप की हम लोग उसमें वैराइटीज़ निकाल सकते हैं, और जो साइंस ऑफ यूनिक्स है वो भी इसी चीज़ पे बेस्ड है एक तरह से। मतलब वो क्या बात करते हैं कि हम एक तरह से इमोरल हो जाए, मतलब एक तरह से आप कह दीजिए अमर ही हो जाए, उस चीज़ को बोलते हैं रेशियल इम्प्रूवमेंट। मतलब हमारे जीन से कुछ जो डिजीज़ मतलब को पास ऑन हो जाती है उनको एकदम से मिटा देना, उनको हटा देना, एंड ऐसी जीन्स उनके प्लेस में प्लेस कर देना जिससे जो है हम और भी ज़्यादा एडवांस हो जाए जेनेटिकली, हमें कोई इतनी बीमारियां ना हो, और अगर हो भी तो हम
अच्छे से मतलब उससे लड़ सके एंड एजिंग को भी एक तरह से कम कर दे। तो उसी के बारे में बात करते हैं, पर उस चीज़ में अभी बहुत ज़्यादा टाइम है।